नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ब्लॉग एंड जील। मैं हूं अरुण। हर बार की तरह इस बार भी फाइनेंशियल बजट पेश किया गया है 2021 का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बजट जो 2021 का पेश किया गया है, इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो डिजिटली पेश किया गया है, यानी कि एक बुकलेट ना होके माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे एक डिजिटली पेश किया है। और ये बजट पेश किया गया है 6 पिलरों में। तो पिलरों के बारे में जानते हैं कि ये 6 पिलर कौन कौन से हैं जिनमें इस बार के बजट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो है हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा खर्च किया बजट बनाया गया है, खर्च करने का एम रखा गया है। लगभग 137% ऑफ टोटल बजट का 137% खर्च बढ़ाया गया है। इस बार एक नई योजना लाई गई है इसमें। और सेकंड है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड है, थर्ड पिलर है इसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रिनोवेटिंग ह्यूमन कैपिटल। इसमें क्या है कि स्पेशली ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट को रखा गया है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है इसके अंतर्गत। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये इसके 6 पिलर्स हैं। स्टार्ट करने से पहले विस्तार से हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि द हिंदू में आर्टिकल्स भी आए हुए हैं कुछ इस बार के बजट को लेके, है ना। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि ये मिनी बजट है। लास्ट ईयर जो कोविड-19 पैंडेमिक था, कोरोना महामारी के चलते जो जो स्कीम्स आई थी आफ्टर लॉकडाउन, काफ़ी सारी स्कीम्स आई थी। उन्हीं स्कीम्स को ये कह दीजिए कि कैरी फॉरवर्ड करते हुए ये बजट पेश किया गया है माननीय श्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये कहा गया है। एक आर्टिकल और द हिंदू में छपा है। वो क्या है कि यूनियन बजट 2021 बजट प्रपोज 137 हाइक्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। जो मैंने पहला पिलर बताया हेल्थ एंड वेलबींग का, इसमें 137% का हाइक बताया गया है। तो जो इस बार की बजट का मेन पॉइंट रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 137% हाइक इन हेल्थ एंड वेलबींग। इस बार का टोटल बजट अगर ध्यान दिया जाए तो कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 पेंडेमिक को, ये हेल्थ एंड वेलबींग पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया है इस बार के बजट में, है ना। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स क्या क्या हैं। बजट वर्ड जो यूज हुआ है, ये बजट वर्ड हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी नहीं यूज हुआ है। ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पिछला बीता हुआ वर्ष है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको बताना कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ और आने वाले समय में कितना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है, इसका जो है डाटा पेश करना कहा जाता है बजट, है ना। बजट वर्ड कहाँ से निकला था? बजट वर्ड निकला था बजट से। जो एक लेदर बैग होता है, लेदर बैग में पहले वो बुकलेट रख के लाई जाती थी, इसी से ये बजट वर्ड निकला, है ना। बजट वर्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि बजट बजट इन द सेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बीता हुआ वर्ष है और आने वाला वर्ष दोनों को, पिछले वाले वर्ष वर्ष के एक्सपेंडिचर को बताना और आने वाले वर्ष में होने वाले एक्सपेंडिचर को अनुमानित लगाना, है ना, वो है बजट। देखिए, तो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स क्या क्या हैं। तो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्स अगर देखें तो सबसे पहला सोर्स है बोरोइंग एंड अदर लिएबिलिटीज। इससे 36% का इनकम गवर्नमेंट का होता है ना। जो कर्ज और उसके अलावा अन्य उत्तरदायित्व होते हैं, उसके यहाँ से मिलते हैं इनकम के सोर्स में। जैसे हमने कर्ज लिया, इंटरेस्ट पे किया, या अदर सोर्स से ने कर्ज लिया, इंटरेस्ट दिया, उससे इनकम टैक्स से 14% का रिटर्न मिलता है, इनकम मिलती है गवर्नमेंट को। जीएसटी से 15% का, जीएसटी से हम ध्यान देंगे, जीएसटी से ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ग्राफ। जीएसटी से 15% का इंटरेस्ट मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम सबको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हम ये याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा इनकम जो होता है वो बोरोइंग और अदर लायबिलिटी से होती है। जीएसटी से 15% का इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का, और कॉर्पोरेट टैक्स से 13% की इनकम होती है। इनकम टैक्स से केवल 14% की इनकम है। क्लियर है।
आगे देखते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर के क्या क्या प्लेसेस हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है इंटरेस्ट पे करने में। गवर्नमेंट जो जिन अदर सोर्सों से इंटरेस्ट मनी लेती है उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। वर्ल्ड बैंक से लिया, अदर कंट्रीज से लिया, और या अदर बैंकों से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, या आरबीआई से लिया, अपने कोलेट्रल्स को गिरवी रख के, है ना। तो उनके थ्रू जो भी पैसे लेने के बाद जो इंटरेस्ट पे करना होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, है ना। स्टेट्स जो पैसे की इनकम होती है उसको स्टेट्स में और अन्य टैक्स में शेयर करना, वो कैसे करती है गवर्नमेंट अन्य ड्यूटीज में, है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो डायरेक्ट सेंट्रल सेक्टर की स्कीम आती हैं उनमें 14% शेयर किया जाता है। डिफेंस में 8% का एक्सपेंडिचर है। और पेंशन का ले लिया जाए तो पेंशन में जो सरकारी सरकारी कर्मचारी है उनके पेंशन में 5% का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का आता है टोटल। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 14% का एक्सपेंडिचर आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। स्टेट्स को जो डिविडेंड दिए जाते हैं टैक्सेस के और अन्य ड्यूटीज के लिए वो 16% है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 20%। ये है, सारा तो याद करना इम्पॉसिबल है बट हम ये माइंड में रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कुछ एक्सपेंडिचर जो इस बार पेश किया गया है कि पिछले ईयर में क्या अनुमानित था, क्या हुआ है एक्सपेंडिचर। मतलब बीई 2021, इसका मतलब हुआ कि बजट एस्टिमेटेड 2021 का जो बजट एस्टिमेटेड था वो कितना था, 30.42 लाख करोड़। और एक्सपेंडिचर हुआ कितना था, आरई 2021 का मतलब हुआ रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब इतने का एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, 34.50 लाख, है ना। 34.50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ। अब 21-22 की बात करें तो इसका बजट एस्टिमेट कितना लगाया गया है, इसका लगाया गया है कि लगभग 34.83 लाख करोड़ का। अब आने वाले समय में देखेंगे कि ये जो एस्टिमेट है वो कितना खड़ा उतरता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 4.2 लाख का अनुमानित था, 4.39 लाख करोड़ का हुआ है। 5.5 लाख करोड़ का इस बार रखा गया है ना। एक्सपेक्टेड जीडीपी की बात किया जाए तो जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर परसेंटेज की जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 3.5%। गवर्नमेंट का टारगेट है 3% के नीचे ले आना, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे पूरा देश का पूरा वर्ल्ड परेशान रहा, तो उसमें ये बढ़ के हो गया था 9.5%। अब धीरे धीरे फिर ये घट के आ रहा है ग्राफ। अभी 21-22 की बात करें तो 21-22 में 6.8% रखने के आसार हैं। और ये जो 3.3% का टारगेट था ये एक्सटेंड कर दिया है 2025-26 तक। क्लियर है। आगे देखते हैं जो 137% का हाइक बोला गया है किसमें, हेल्थ एंड वेलबींग में, है ना। पहला पिलर हमारा हेल्थ एंड वेलबींग का था, उसके तहत एक योजना लॉन्च की गई, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे और ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं इनको बड़ी अच्छे से टेक केयर किया जाएगा। 602 जिलों में 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, है ना। 602 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ लैब इन सारे डिस्ट्रिक्टों में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी और वो इंटीग्रेटेड रहेंगी। अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर इस टाइप का पेंडेमिक कोविड-19 टाइप का कोई पेंडेमिक नया आता है तो गवर्नमेंट को डेटा लेने की जरूरत पड़े तो कितने लोगों को ये उस टाइप की बीमारी हो चुकी है और कितने लोगों को नहीं हुई है, इन सब का आपस में तालमेल बनाने के लिए इन लैब से गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा करेगी यूज करने के लिए और इनके हिसाब से आने वाली स्ट्रेटजी बनाएगी कि इसको ओवरकम करने के लिए, इससे उभरने के लिए किस टाइप की स्ट्रेटजी बनाई जाए, है ना। तो ये है इसका अर्थ। आगे देखते हैं डब्ल्यूएचओ की सहायता से एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, उसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ ये पूरा इम्पेक्ट करेगा पूरा साउथ ईस्ट एशिया को, यानी कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनको कवर करेगा, साउथ ईस्ट एशिया को, ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया को जिसमें हमारा भारत भी आ रहा है
उसको कवर करने की कोशिश करेगा। ये साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन द्वीप समूह, ये सारे आ रहे हैं। क्लियर है। और ये जो थीम है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ये जो है गवर्नमेंट WHO ने 2017 में ही स्टार्ट करने का की जो है सलाह दे दी थी कंट्रीज को, है ना। बट ये हो नहीं पाया सक्सेस। अब इसको हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। वन हेल्थ, वन हेल्थ का मतलब क्या हुआ, इसमें हमने डिस्कस किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, वन हेल्थ का मतलब क्या है कि जो जूनोजीज है, जूनोसिस यानी कि जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है कि इंसानों से इंसानों में भी ट्रांसफर होने का पोटेंशियल रखती हैं, ऐसी बीमारियां जो इंसानों से फैलती हैं और उनके पास पोटेंशियल होता है, उनके पास ये क्षमता होती है कि वो इंसानों से इंसानों में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है। इनका डेवलपमेंट का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आती हैं, कैसे डेवलप होती हैं और इनके चांसेस कहाँ कहाँ फैलने के ज़्यादा हैं, उनको ओवरकम करना, ये वन हेल्थ का मिशन है। और इसे डब्ल्यू एच ओ ने 2017 में ही इम्प्लीमेंट करने के लिए देशों को, कंट्रीज को सलाह दे दी थी। बट सारे कंट्री डिले होते रहे। इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है इसे इम्प्लीमेंट करने का, इसका टारगेट रखा गया है इसको ओवरकम करने का, है ना। लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट इस बार जरूर करेंगे। देखिए, बात करें टैक्स में, मेन बदलाव जो टैक्स स्लैब था उसमें कुछ नहीं किया गया है। जो टैक्स स्लैब पुराना था वही रखा गया है। 0 से 2.5 लाख नील, और ये अप टू 5 लाख 5%, 7.5% के लिए 7.5 लाख के लिए 10%, अप टू 10 लाख पर एनम 15%, 10 to 12.5 20%, 25 30, ये लिखा हुआ है। स्लैब वही का है, सेम है। बस एक बदलाव ये किया गया है कि जो सीनियर सिटीजन है एबव 75 ईयर से ज़्यादा की उम्र के जो सीनियर सिटीजन है उनको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी आय का सोर्स कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें भी क्राइटेरिया लगा दिया गया है, इसमें भी क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि जिनकी आय के सोर्स या तो पेंशन है या जो उन्होंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे उस पर आने वाला ब्याज है, अगर उसका ये स्रोत है तो उस पर उनको ITR भरने की जरूरत नहीं है। ये इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है इन्होंने टैक्स में। बट अगर कोई वही बंदा है जो 75 ईयर से ऊपर का है, कोई व्यक्ति, और वो किसी कंपनी का CEO है या मैनेजर है, उसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, किसी कंपनी का मैनेजर है या CEO है, तो उसको टैक्स ITR भरना पड़ेगा, है ना, और टैक्स पे भी करना पड़ेगा। क्लियर है। और इस बार का बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण जी माननीय सम्माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिली। हर बार ऐसा नहीं होता था, इस बार लेकिन ऐसा किया है निर्मला सीतारमण जी ने, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।